Guys, welcome back to my channel, BS Engineering for All. So today we are going to discuss the fundamental of nursing part 1, and the topic is goal of nursing and related concepts. So in today's lecture we are going to discuss the goal of nursing and related concept यानी कि so objectives are covering in this lecture are these, and starting with the first topic, human needs. That let me understand the human needs. What is human needs? सो ह्यूमन नीड्स क्या होते हैं? नीड्स हम बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें ज़रूरियात को कहते हैं. सो नीड्स आर समथिंग दैट आर नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव अ हेल्दी लाइफ. यानी कि नीड्स वो होती हैं जो कि एक जानदार को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. डिस्टिंग्विश फ्रॉम वांट्स. अब हम इसे किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वांट से? सो एक हमारे पास है नीड्स एंड एक है हमारे पास वांट्स. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो नीड्स जो है जो कि ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर. सो ये वाली चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि लाइफ को गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो नीड्स में इंक्लूडेड होती हैं. वांट्स में क्या आता है? वांट्स जो है ये वो चीज़ें होती हैं, इसमें वो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होती हैं. जैसे कि अगर कोई है मिडिल क्लास ले लें एंड हायर क्लासेस के अगर हम लोग ले लेते हैं तो लग्जरी लाइफ हो गई, गाड़ी हो गया, बहुत ज़्यादा जो एंटरटेनमेंट हो गई एंड नौकर वगैरह हैं घर में, तो ये वाली जो है ये वांट्स हैं. यानी कि वो मज़ीद क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं. तो जो चीज़ें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है, जैसे कि आपके पास लग्जरी लाइफ हो, लग्जरी लाइफस्टाइल हो, आपके पास गाड़ी हो, आप घूम सकते हो जब चाहे, तो ये सारे जो है ये वांट्स में आते हैं. नीड्स जो है ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर एक को ज़रूरत होती है. देन डेफिशिएंसी कॉजेज अ क्लियर एडवर्स आउटकम. अब अगर नीड्स में डेफिशिएंसीज आ जाती हैं तो इससे एक एडवर्स आउटकम बनता है, यानी कि है जो कि डिसफंक्शन और डेथ कॉज कर सकता है. यानी कि ये अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को, कि वो किस तरह से ह्यूमन लाइफ जो है वो इससे अफेक्ट होती है एंड सम डैमेजेस या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो फिर देखने को मिलती हैं. सो कैटेगराइज करते हैं ह्यूमन नीड्स को. ह्यूमन नीड्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ये आपने याद रख लेना है. जो मैं हाईलाइट किया हुआ है इस लेक्चर में, सो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. सो 3 टाइप ऑफ नीड्स हैं यहाँ पे. एक है ऑब्जेक्टिव फिजिकल नीड्स, सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स. सो ऑब्जेक्टिव एंड फिजिकल नीड्स क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड फिजिकल नीड्स में क्या आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव जो क्या, ऑब्जेक्टिव हम किस चीज़ को कहते हैं जो कि थ्रू नेक्टाई हमें दिख रहा है किसी और पर्सन का. यानी कि एक दूसरा बंदा है, वो मेरे सामने खड़ा है, मुझे दिख रहा है कि इसे किस किस चीज़ की ज़रूरत है. बिकॉज उसके अगर कपड़े अच्छे नहीं है तो मुझे लगेगा कि इसे कपड़ों की ज़रूरत है. अगर उसे उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी हेल्थ कंडीशन मुझे सही नहीं लग रही है, उसका बॉडी इमेज सही नहीं है, तो मुझे पता चलेगा कि मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, इसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत, इसे प्रॉपर फूड की ज़रूरत है. सो फूड, शेल्टर एंड सिक्योरिटी जो कि फिजिकली हमें चाहिए होते हैं, फिजिकल उसमें आते हैं. सो लाइफ ज़िंदगी को गुजारने के लिए, तो ये सारी जो है ये हमारे फिजिकल नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव नीड्स में आते हैं जो कि दूसरों को दिखते भी हैं और फिजिकली अवेलेबल होने चाहिए. देन इसके बाद है सब्जेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल नीड. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें. सब्जेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल, सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव हर एक पर्सन के लिए अपना अपना होता है. यानी मेरे लिए अपना होगा सब्जेक्टिव, यानी कि जो बंदा खुद बता सकता हो. अब मुझे पता है कि मेरी सब्जेक्टिव नीड्स क्या है, यानी कि मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, मुझे क्या चाहिए. दूसरा बंदा है उसकी अलग होंगी, तीसरे की अलग होंगी. सो ये डिफरेंट होती है हर एक की. इसमें आता है सेल्फ एस्टीम एंड अफेक्शन. सो सेल्फ एस्टीम हम किसे कहते हैं? सेल्फ एस्टीम जो है ये रेफर करता है कि हाउ वी वैल्यू एंड परसीव अवर सेल्व्स, कि हम अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं, अपने आप को किस तरह से परसीव करते हैं कि हम कौन हैं. हम एक कॉन्फिडेंट में बंदी हूँ, या फिर मैं जो है बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फेयर होता है, एंजाइटी होती है. सो हाउ आई परसीव माई सेल्फ, मैं अपने आप को किस तरह से देखती हूँ कि मैं, मेरी क्या वैल्यू है, मैं किस तरह हूँ, मैं कौन हूँ.
मैं क्या कर सकती हूँ। सो ये चीज़ें जो है सेल्फ एस्टीम में आती हैं। जिनका सेल्फ एस्टीम हाई होगा तो वो बहुत ही कम प्रॉब्लम से फेस गुजरेंगे। देन इसके बाद आ जाता है अफेक्शन। अफेक्शन क्या होता है? अफेक्शन हम कहते हैं कि ये अफेक्शन जो है एक बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन नीड है, जिसमें जो कि इनकम पासिस करता है फीलिंग ऑफ वार्मथ, केयर, फॉन्डनेस टुवर्ड्स अदर्स। अफेक्शन हम कहते हैं कि हमें कितना प्यार चाहिए होता है किसी और से, कि हम चाहते हैं कि कोई हमारी केयर करे, हमें अटेंशन दे, और हम दूसरों का किस तरह से ख्याल रखते हैं। सो अफेक्शन जो है ये चीज़ है, एंड दे बोथ आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी। ओके, ह्यूमन माइंड से रिलेटेड है ये, क्योंकि हर ज़रूरी नहीं कि हर एक का सेल्फ एस्टीम जो है वो डाउन हो, या हर एक का सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई हो, हर एक को अफेक्शन मिलता हो। क्योंकि हो सकता है किसी के माँ बाप मौजूद नहीं होते दुनिया में, तो उन्हें वो अफेक्शन नहीं मिल पाती बनिस्बत अगर किसी के हैं। देन है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स क्या है? कि हम अपनी जो है नीड्स को किस तरह से फुलफिलमेंट करते हैं, यानी कि सेल्फ फुलफिलमेंट, यानी कि हमारी अपनी जो हमारी इनर सेल्फ है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें कौन सी नीड चाहिए होती है। सो इसमें आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है इज अ concept in psychology that refer to the process of fulfilling one's true potential and becoming the best version of oneself। यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये साइकोलॉजिकल नीड्स में सबसे हाई लेवल पे होता है, सबसे हाई लेवल पे है। एंड ये वो नीड है जो कि हमें चाहिए होती है कि हम अपने आप का कौन सा वर्जन देखना चाहते हैं, यानी कि हम अपनी लाइफ से जो है सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं एट द एंड, जब हमारे पास और ये ऊपर की जो दो बेसिक ये नीड्स है अगर ये फुलफिल हो जाती हैं, देन क्या हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। यानी कि हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, मैंने जो ज़िंदगी गुजारी वो बिल्कुल अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, मैंने जो भी किया अपने पास्ट में और अभी जो मैं कर रहा हूँ तो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, अभी मैं जिस मकाम पे हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये इसमें जो है पीक एक्सपीरियंसेस आते हैं, कंटिन्यूस सेंस होता है ऑफ एप्रिसिएशन का, कि उसे बार बार एप्रिसिएशन मिलती कि उसने जो भी अपनी ज़िंदगी गुजारी, जो भी उसमें किया वो बहुत ही अच्छा था और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद था, उसके लिए भी बेनिफिशियल था। देन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है? मैस्लो जो है ये एक साइकोलॉजिस्ट था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, जिसने 1943 में मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था। बेसिकली ये रिलेटेड है टू साइकोलॉजी। प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी था एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन अमेरिका। ग्रेटर क्रिएटर ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है ये इसने बनाई थी इन 1943 एंड 1943 में इसने ये बनाई थी। देन 5 स्टेज ट्रायंगल, ये एक 5 स्टेज ट्रायंगल था जिसमें एज्यूम किया जाता है कि एक पर्सन जो है उसे अपने आप को मतलब उसको सेटिस्फैक्शन के लिए पहले बेसिक नीड से गुजरना पड़ता है, देन वो अपर हाई लेवल जो नीड्स होते हैं उसकी तरफ जा सकता है। अगर वो अपनी बेसिक नीड्स से सेटिस्फाइड है देन ही वो अपने अपर लेवल जो नीड्स है उससे सेटिस्फाइड हो सकता है। सो जो ह्यूमन बींग्स है वो अटेम्प्ट करते हैं कि पहले अपने बेसिक नीड पूरी करे, उसके बाद ये हायरार्की के ऊपर जा सके अपने हायर लेवल नीड्स तक। सो मैस्लो और हायरार्की ऑफ नीड्स जो है ये हमारे पास 5 स्टेजेस का ट्रायंगल है। सबसे जो फर्स्ट पे आता है लो लेवल जो नीड है इसमें वो है फिजियोलॉजिकल, एंड फर्स्ट पे जो है वो नीचे से स्टार्ट होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो कि हमारी फिजियोलॉजिकल जो होते हैं जो कि रिलेटेड है हमारे बॉडी के फंक्शन से। ब्रीदिंग आ गई इसमें, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, हेमोस्टेसिस एंड एक्सक्रीशन वगैरह। सेफ्टी आ जाती है इसमें, सेफ्टी जो है सेकंड नंबर पे है। सिक्योरिटी हमें चाहिए होती है बॉडी की कि हमारी जान जो है महफूज रहे, हमारे एम्प्लॉयमेंट सही हो, हमें नौकरी अच्छी मिले, हमारे साथ सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, चाहे वो हेल्थ रिसोर्सेज हैं, फूड के रिलेटेड है जो भी है हमारे पास, हेल्थ हो, प्रॉपर्टी हो, हमारी जायदाद हो, वो सब जो है वो सेव होनी चाहिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट सेव होना चाहिए, हमारी नौकरी कभी भी ऐसा ना हो कि जा सके कि हमें बोल दिया जाए कि बस आप नहीं आ सकते कल से। सो ये सेफ्टी होनी चाहिए, रिसोर्सेज की सेफ्टी होनी चाहिए, फैमिली जो है वो सेव हो, हमारा हेल्थ सेव हो, हमारा घर सेव हो। देन इसके बाद है लव बिलोंगिंग। लव बिलोंगिंग के हमें जो है हमारी रिलेशनशिप्स हो जिससे हमें अफेक्शन मिल सके, जिससे हमें लव मिल सके, लाइक फ्रेंडशिप हो गया, फैमिली हो गया, सेक्शुअल इंटीमेसी हो गया, लाइफ पार्टनर्स हो गए।
देन इसके बाद है एस्टीम, सेल्फ एस्टीम आ जाता है। सेल्फ एस्टीम जो है डेवलप जब हो कि अपना अपने आप को वो किस तरह से वैल्यू देता है, किस तरह परसीव करता है कि क्या मैं एक कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, क्या मैं मैंने कुछ अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में या नहीं। जब वो अचीव कर लेता है, सेल्फ एस्टीम उसका हाई होगा, देन ही वो दूसरों को भी रिस्पेक्ट करता है एंड उसे भी रिस्पेक्ट दी जाती है। फिर उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वो क्या अपनी लाइफ के उस स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पे वो अपना बेस्ट वर्जन देखना जो चाहता था वो हो गया है। अब वो उसका वो बेस्ट वर्जन यानी कि वो एक बहुत अच्छा इंसान बन गया है उसने अपनी लाइफ में जो भी किया वो बिल्कुल दूसरों के फ़ायदे के लिए किया, अपने फ़ायदे के लिए किया। और सब उससे जो है सोसाइटी उससे सेटिस्फाइड है, वो खुद सेटिस्फाइड है, उसके फैमिली मेम्बर्स उससे सेटिस्फाइड है। सो इसमें आ जाता है मोरालिटी, क्या वो एक अच्छा इंसान बन गया है, क्रिएटिविटी उसने कुछ नया क्रिएट किया हो, स्पॉन्टिनिटी आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो किस तरह कर रहा है, लेक ऑफ प्रिजुडाइज हो गई यानी कि अब वो जो है उससे वो जेलिसी वगैरह वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब वो दूसरों को कभी भी कमतर नहीं देखता है अपने मुकाबले में, बल्कि दूसरों को भी सपोर्ट करने की कोशिश करता है और फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है जो हकीकत है। देन इसके बाद है बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है ये बेस्ड थी ऑन द थ्योरी पे कि कुछ बेसिक नीड्स होते हैं हमारे जो कि फुलफिल होने चाहिए। सो अगर वो नीड्स जो है वो नॉट मेट, अगर वो ना मिले हमें तो कॉज करती हैं इलनेस, इससे जो है हेल्थ ख़राब होती है। दोज नीड्स आर मेट, अगर वो नीड्स हमें मिल जाती हैं तो प्रिवेंट करती हैं इलनेस को। दोज नीड्स आर एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, और कुछ ऐसे नीड्स होते हैं जिससे हमारी हेल्थ रिलेटेड होती है। देर इज़ अ सेंस ऑफ लॉस इफ दोज नीड्स आर नॉट मेट, अगर वो नीड्स हमारी पूरी ना हो तो हम सेंस ऑफ लॉस में चले जाते हैं यानी कि अपना आप सब कुछ खो देते हैं है, यानी कि साइकोलॉजिकली हम अफेक्ट होते हैं उससे। लाइक इसमें हमारा जो है वो सेल्फ बिलोंगिंग, लव बिलोंगिंग भी आ सकता है देर इज़ और सेल्फ एस्टीम भी आ सकता है। देर इज़ अ सेटिस्फेक्शन इफ दोज नीड्स आर मेट, और अगर वो नीड्स हमें मिल जाती हैं तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं अपनी लाइफ से। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड देन 10 बेसिक ह्यूमन नीड्स कौन कौन से हैं। सो 10 बेसिक ह्यूमन नीड्स जो है इसमें सबसे पहले आ गया क्लीन एनवायरनमेंट, कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, उसमें गंदगी ना हो, हम हाइजेनिक हो सो क्लीन एनवायरनमेंट है। देन इसके बाद है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, कि हमें जो पानी मिल रहा हो, हम जो पानी पी रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए एंड बेसिकली जो कि पीने का पानी है, बिकॉज अक्सर हम देखते हैं कि पीने का पानी ये दरिया वगैरह में कहीं ना कहीं जाके वेस्टेज जो वाटर होता है उसके साथ मिल जाता है जो कि पीने के काबिल फिर नहीं होता, तो हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होना चाहिए। देन इसके बाद है क्लॉथिंग, हम अच्छे कपड़े पहने, हमें हमारा जिस्म जो है उससे छुपा हुआ हो, और न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए यानी कि हम जो फूड ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ये जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। देन इसके बाद है शेल्टर, हमें रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए, घर हो, और हेल्थ केयर होना चाहिए यानी कि जब अगर कोई भी बीमार हो जाए तो उनको हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। देन इसके बाद है कम्युनिकेशन, कि वो हर तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके, उन्हें फ्रीडम हो स्पीच का। फ्यूल एंड लाइटनिंग एनर्जी, यानी कि उसे जो है ट्रैवल ट्रांसपोर्ट के लिए भी सर्विसेज मिलनी चाहिए और उसे बिजली भी मिलनी चाहिए। यहाँ पे फ्यूल एंड लाइटनिंग का मतलब है बिजली से रिलेटेड है। एंड देन एक्सेस टू एजुकेशन, और उसका बुनियादी हक है एजुकेशन, तालीम हासिल करना, वो उसे मिलना चाहिए। कल्चर एंड स्पिरिचुअल इंगेजमेंट, फिर उसके बाद कल्चरली ये जो है कल्चर के रिलेटेड उसकी अच्छी जगह शादी भी करवा दी जाए। देन इसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है हेल्थ में। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को स्टैब्लिश्ड हुआ। ये स्पेशलाइज नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, विद हेड क्वार्टर ऑफ जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की जगह है जेनेवा जहाँ पे ये हेड क्वार्टर मौजूद है और ये एक नॉन पॉलिटिकल जो है हेल्थ एजेंसी है यूनाइटेड नेशन, जिसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीडरशिप करता है ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर, यानी कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड जो हेल्थ मैटर्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है, उन पर डिसीजन मेकिंग करता है। एवरी ईयर 7 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। सो हाईलाइट वाले जो हैं इन्हें प्लीज़ याद करना मत भूलिएगा। देन इसके बाद है विजन एंड मिशन।
सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है, उनका क्या मिशन है। सो विजन एंड मिशन में जो है क्या फ़र्क होता है, पहले हम ये समझते हैं। सो विजन एंड मिशन जो है ये डिस्टिंग्विशेबल है। मिशन जो है ये विजन, सबसे पहले हम विजन देखते हैं। विजन जो है ये होता है कि डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट और लॉन्ग टर्म गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विजन हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके फ्यूचर की क्या गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म उसके क्या गोल्स हैं, कि फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है, किस मुकाम तक पहुंचना चाहता है। तो विजन में वो चीज़ें आती हैं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना विजन क्या रखा है, क्या उनका लॉन्ग टर्म गोल है, कि उन्होंने क्या अचीव करना है एंड इसके बाद है यानी कि उसके लिए कितने साल लगेंगे, 5 ईयर्स लगेंगे, 10 ईयर्स लगेंगे वो अचीव करने के लिए। तो इनका विजन क्या था कि अटेनमेंट बाय ऑल पीपल द हाईएस्ट लेवल, कि ये जितने भी दुनिया में मौजूद जितने भी लोग हैं हर एक तक हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ मिलना चाहिए, हर एक को जो है उसको सेहत मिलनी चाहिए। एंड मिशन क्या है, मिशन को हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे। सो डिफरेंशिएट करना है मिशन को। मिशन जो है ये वो स्टेटमेंट और आउटलाइन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो करंटली क्या कर रहे हैं, यानी कि अभी उनका क्या पर्पस है, अभी वो क्या कर रहे हैं। सो इसमें जो है हमारा आ जाता है प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट डे पे अभी वो क्या कर रहे हैं, ये प्रेजेंट डे हो गया। एंड पास्ट में यानी कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे, फ्यूचर में उनका क्या गोल है। तो विजन जो है ये फ्यूचर से रिलेटेड है एंड ये प्रेजेंट से रिलेटेड है मिशन। सो अब प्रेजेंट डे में उनका क्या मिशन है कि टू लीड स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेटिव एफर्ट अमंग मेंबर स्टेट, कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं जो कि इनके साथ मिले हैं वो 194 तकरीबन सम कंट्रीज हैं। सो उन्हें लीड स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेटिव एफर्ट, तो उनके दरमियान जो है एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए, यानी कि वो कोलैबोरेशन में काम करें। एंड अदर पार्टनर टू प्रमोट इक्विटी एंड हेल्थ, और जितने और इनके पार्टनर्स हैं जो एजेंसीज वगैरह इनके साथ मिली हैं तो वो सारे जो है प्रमोट करें इक्विटी इन हेल्थ। इक्विटी हम किसे कहते हैं, एक होती है इक्वालिटी, एक होती है इक्विटी। इक्वालिटी हम कहते हैं कि सबको बराबर मिलना चाहिए, यानी कि जितनी भी हेल्थ सर्विसेज सबको बराबर मिले। इक्विटी हम कहते हैं नीड के बेस पे, जिसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे सबसे पहले मिले, जिसको कम ज़रूरत है उसे बाद में मिले, या फिर जिसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे ज़्यादा मिले, जिसे कम ज़रूरत है उसे उसके मुताबिक मिले। तो इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स एंड इक्वालिटी ऑन द जो है सबके लिए बराबर होता है, ताकि हम डिजीज से कम्बैट कर सके आसानी से एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एंड लेंथन द लाइव्स ऑफ, और ताकि हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो हमारी ज़िंदगी की जो लाइफ टाइम है, जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो एंड जितने भी लोग हैं दुनिया में मौजूद उन सब के लिए ये मिशन था। सो प्रेजेंट डे में उनका ये मिशन है। इसके बाद है नर्सिंग। नर्सिंग की क्या डेफिनेशन है, ये इम्पॉर्टेंट है। नर्सिंग की डेफिनेशन डिफरेंट उसने की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलग की है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने अलग की है, डिफरेंट जो नर्सिस जो रिसर्चर्स रह चुके हैं उन्होंने अलग अलग की है। सो अब हम ये समझते हैं। सो डेफिनेशन क्या है कि डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो नर्सिंग की डेफिनेशन ये कि नर्सिंग की रिलेटिव के डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट करनी होती है ह्यूमन के रिस्पॉन्सेज की, ये चाहे वो एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। एक्चुअल एंड पोटेंशियल के दरमियान का क्या डिफरेंस है ये समझना ज़रूरी है। एक्चुअल हम कहते हैं करंटली क्या इशू चल रहा है प्रेजेंट डे पे, यानी कि अभी क्या डायग्नोस हुआ है उसका, उसे कोई इंजरी हुई है, कोई इलनेस हुई है तो अभी क्या हुआ है। एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम हम कहते हैं है कि वो किस चीज़ के रिस्क पे है, यानी कि अभी उसे हुआ नहीं है लेकिन वो रिस्क पे हो सकता है, उसे अक्कर हो सकता है। सो वो पोटेंशियल प्रॉब्लम हो गई, यानी कि वो पोटेंशियल पे है, उसे पोटेंशियल है कि वो हो सकती है वो डिजीज़। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक बेड रिडन पेशेंट है तो एक्चुअल उसकी प्रॉब्लम कोई और होगी, वो किसी और डिजीज़ के लिए आया होगा लेकिन वो पोटेंशियल पे होगा, यानी कि रिस्क पे होगा कि उसे बेड सोर्स हो सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 1980 में ये डेफिनेशन की थी। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये डेफिनेशन जो है अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि ये डेफिनेशन जो है किसने की थी, तो ये ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है। फिर है कि नर्सिंग जो है ये आर्ट एंड साइंस है, जिसमें इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी जो है हर एक की हेल्थ को, वेलनेस को प्रमोट किया जाता है, चाहे वो माइंड के रिलेटेड हो, बॉडी के रिलेटेड हो या स्पिरिचुअल हो।
देन है नर्सिंग की डेफिनेशन दूसरी की है वर्जीनिया हैंडरसन ने, जो कि नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्स थी, 1960 में उन्होंने की है। उन्होंने क्या डेफिनेशन की है कि नर्स जो है वो क्या होती है कि इट इज़ द एसिस्टिंग द इंडिविजुअल, यानी कि नर्स जो है वो होती है जो कि किसी इंडिविजुअल को असिस्ट करे, चाहे वो सिक हो या वेल हो, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो कि उसकी हेल्थ को मेंटेन रख सके, हेल्थ को प्रमोट कर सके, उसकी रिकवरी में हेल्प कर सके, या फिर अगर वो कोई पैलिएटिव केयर पे है यानी कि एंड ऑफ लाइफ केयर पे है, सो पीसफुल उसकी डेथ हो सके, उसे वो एक्टिविटीज़ करने पे वो जो है आमादा करती है कि वो जो है वो अनएडेड परफॉर्म कर, ताकि वो परफॉर्म कर सके अपनी नेसेसरी स्ट्रेंथ के साथ, वेल के साथ, उसके पास इतना नॉलेज हो कि वो कर सके, ताकि उसमें इंडिपेंडेंस आए, वो गेन करे इंडिपेंडेंस जितनी जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना। ये जो है वर्जीनिया हैंडरसन ने 1960 में डेफिनेशन की थी। द नर्सिंग प्रोसेस जो है वो क्या है? नर्सिंग जो है ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। सिस्टमिक है यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और ट्रीट करते हैं एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, और प्रमोट करते हैं इलनेस को। एक्चुअल एंड पोटेंशियल का मतलब मैंने आपको समझा दिया, करंटली क्या है, और पोटेंशियल यानी कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस चीज़ के रिस्क पे है, कौन सी इलनेस डेवलप हो सकती है। फर्स्ट इसका जो स्टेप है, इसके 5 स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस के मेनली। ये 5 स्टेप्स आपने याद रखने हैं, फर्स्ट स्टेप, और स्टेप वाइज याद रखना है। फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट। असेसमेंट हम कहते हैं यानी कि हम अभी ये हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग डायग्नोज, एंड देन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन लास्ट वन इज एवेलुएशन। सो अब इसे समझते हैं कि क्या है। नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले है असेसमेंट। असेसमेंट जो है इसमें हम असेस करते हैं पेशेंट को, उससे सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो कि हम पेशेंट से सवाल पूछते हैं, वो हमें जवाब देते हैं कि आपके सर में दर्द हो रहा है, तो वो कहते हैं हाँ। हम कहते हैं तो वो उसे कैटेगराइज नहीं कर सकता फिर कि कितना दर्द हो रहा है तो, और अगर वो कहते हैं कि हम उसे कहते हैं कि आपको फीवर है, और वो कहते हैं कि हाँ, देन हम जो है वो मैयर खुद नहीं कर सकता कि उसे कितना फीवर है, देन हम थर्मोमीटर के थ्रू उसे चेक करते हैं। देन जो उसने बताया वो सब्जेक्टिव था, जो हमने चेक किया वो ऑब्जेक्टिव था। देन इसके बाद है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग यानी कि डायग्नोस हम करते हैं। नर्सिंग डायग्नोस हम किस तरह पढ़ाएंगे? प्रॉब्लम फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोस, यानी कि जो भी उसे प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड हम नर्सिंग डायग्नोस बनाएंगे कि उसे फीवर है तो किस वजह से है, या फिर अगर उसे स्टमक अल्सर्स हैं तो वो किस वजह से है, क्योंकि वो स्पाइसी फूड खाया था, तो इसकी डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस बनते हैं। देन इसके बाद है प्लानिंग, राइट केयर प्लान टू मीट गोल्स। देन इसके बाद जब हम डायग्नोस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्लान बनाते हैं कि इस पेशेंट को ठीक करने के लिए जो है, इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या जो है वो कर सकते हैं। अगर उसे फीवर है तो हम प्लान बनाते हैं कि हमने इसे एक पैरासीटामोल यानी कि पैनाडोल की टैबलेट दे देनी है, उससे इसका फीवर कम हो जाएगा। सो ये हमारा प्लान हो गया। देन उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग, एंड इसे हमने सॉफ्ट डाइट पे देना है, तो ये प्लान हो गया। फिर इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि कैरी आउट करते हैं प्लान को, जो हमने प्लान बनाया कि इसे पैरासीटामोल देनी है, तो प्लान हमने लिख दिया, अब हम जाकर उसे वो टैबलेट दे देंगे ताकि वो खा ले, तो ये इम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि वो एक्शन जब परफॉर्म हो गया। देन इसके बाद है एवेलुएटिंग। एवेलुएट करते हैं हम, यानी कि फिर सारी सिचुएशन को जानते हैं कि हमने जो प्लान बनाया, जो डायग्नोस बनाई, क्या वो सही थी, और जो इम्प्लीमेंटेशन हमने की तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ा, पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव हुई या नहीं हुई। तो इसमें कलेक्ट ऑब्जेक्टिव डेटा टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच गोल्स वर अचीव। फिर हम ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका फीवर वापस से चेक करते हैं, कुछ देर बाद एवेलुएट करते हैं कि क्या उसका फीवर कम हो गया। अगर फीवर कम हो गया तो मतलब कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन, जो नर्सिंग डायग्नोस, जो असेसमेंट हमने की, तो वो सब कुछ सही था, इसकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो चुकी है, तो एवोल्यूशन हमारी जो है वो गुड आ जाएगी। है गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि नर्सिंग जो प्रोसेस हमने 5 स्टेप्स पढ़े उसका क्या गोल है। ये नर्सिंग प्रोसेस का गोल है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को, कि उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, यानी करंटली उसे क्या प्रॉब्लम्स है, उसके एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, इस्टेब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाई। फिर उसके बाद हम प्लान बनाते हैं ताकि उसकी जो नीड्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकें और उसे पूरा कर सकें। फिर हम डिलीवर करते हैं यानी कि इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं, यानी कि एक्शन लेके आते हैं, जो प्लान हमने बनाया उसे एक्शन फॉर्म में परफॉर्म करते हैं ताकि वो नीड्स उसकी पूरी हो जाए। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है।
एंड देन ऑर्डरली है, यानी कि ऑर्डर में हम जाते हैं स्टेप वाइज, सिस्टमिक है स्टेप वाइज है, और सेंट्रल होता है टू ऑल नर्सिंग केयर के। इनकम पास कवर ऑल स्टेप टेकन बाय द नर्सिंग केयरिंग वर्कर, तो इसमें हमें ये सारे स्टेप फॉलो करने होंगे पेशेंट की केयर के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।